So next topic is nothing but the degree of freedom. क्या होता है degree of freedom? Degree of freedom is nothing but it represents the position and configuration of the system actually, right? तो it is nothing but और position और configuration अगर system का represent करना है तो हमें कुछ coordinates की जरूरत पड़ती है. तो it represents the number of coordinates मतलब number है ना, that will describe the position and configuration of the particles in the system. मतलब configuration and position of the system represent करता है, जिसमें हमारे पास दो टाइप के गैस मॉलिक्यूल्स आर देयर, दो या तीन टाइप के गैस मॉलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं. एक मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक. ठीक है, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है ना. तो अगर हम मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसके पास वन एटम, इसके मॉलिक्यूल के पास एक एटम रहता है. वन एटम इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में एक ही एटम रहता है. और ये ऐसा जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम गैस है ना, हीलियम गैस के पास एक ही एटम है, राइट. तो ऐसे एटम जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो रहती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों डायरेक्शन में लीनियर मोशन मतलब ही ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो इनकी लीनियर ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये हमें मिलेगी, दैट इज E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है ये एडिशन हो जाएगी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग जेड डायरेक्शन. तो इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इट इज हाफ mv एक्स स्क्वायर प्लस हाफ mv वाई स्क्वायर प्लस हाफ mv जेड स्क्वायर ये रहती है ना. दिस इज नथिंग बट द एंड एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए यहाँ पे. इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स इज 3 है ना. नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3 हो गए. तो इस हिसाब से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब 3 डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी आएगी अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड. और ये सिर्फ लीनियर काइनेटिक एनर्जी रहती है, राइट. तो इस हिसाब से एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल कंट्रीब्यूट हाफ केवीटी. हमने कल मतलब इन द लास्ट वीडियो हमने वीडियोस देखा था कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हर एक डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो पार्टिकल ऑक्युपाई करता है, दैट इज नथिंग बट हाफ केबीटी है ना. 3/2 केबीटी आई थी. तो इस हिसाब से यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू हाफ mv एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हाफ केबीटी प्लस हाफ mv वाई की भी वैल्यू हाफ केबीटी प्लस हाफ mv जेड स्क्वायर की भी वैल्यू हाफ केबीटी है ना. तो हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी, तो टोटल एनर्जी हमें मिलती है इट इज 3/2 kb into t. दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना. ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वी यूज टू गेट हियर. ई ट्रांसलेशनल, ठीक है. फिर आता है डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स. डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स मतलब 2 एटम्स है ना, 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में 2 एटम रहते हैं, इसलिए इसको डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल कहते हैं. और डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू 2. द फर्स्ट इज रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, द सेकंड इज नॉन रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल. रिजिड के पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कम रहेंगे देन दैट ऑफ द नॉन रिजिड. तो इसके पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल. मतलब क्या, अगर मान के चलते हैं मॉलिक्यूल ही अगर एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, एक्स एक्सिस पे है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रहेंगे, कॉमन रहेंगे हर टाइप के मॉलिक्यूल में 3.
लेकिन जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे वो सिर्फ 2 ही रहेंगे। जिस एक्सिस पे रहेगा उसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जब वो गोल घूमेगा मॉलिक्यूल अबाउट द सेम पॉइंट, अबाउट द एक्सिस, तो वहां पे पार्टिकल की मोशन नहीं हो रही, मतलब पोजीशन चेंज नहीं होती है, इसलिए वो कोऑर्डिनेट कंसिडर नहीं होता, बचे हुए 2 कंसिडर होते हैं, राइट। दैट इज अलोंग y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन इफ द मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट अलोंग x एक्सिस। तो उस हिसाब से टोटल ट्रांस एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल्स टू E ट्रांसलेशनल प्लस E रोटेशनल, इस तरीके से रहती है, राइट। तो E ट्रांसलेशनल इज सेम हाफ mv x स्क्वायर हाफ mv y स्क्वायर प्लस हाफ mv z स्क्वायर। मतलब 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से ये 3 काइनेटिक एनर्जीज अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में आएगी, प्लस 2 रोटेशनल। अगर हम मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, एंड दैट इज हाफ, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रहता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई डायरेक्शन एंड एंगुलर वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन प्लस हाफ आई जेड omega z square. I omega square, half I omega square is rotational kinetic energy. And all these 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑल 5, मतलब टोटल हो गए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये पांचों के पांचों, एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल कंट्रीब्यूट हाफ केवीटी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये हाफ केवीटी, हाफ 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 ऐसे 5 बार आएगा, तो दिस टोटल एनर्जी बिकम्स 5/2 केवीटी। बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने इधर 3 बार लिखा हाफ केवीटी, तो 3/2 केवीटी आया, इधर 5 बार लिखेंगे तो 5/2 केवीटी आ जाएगा। एंड एज फार एज नॉन रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ है डायटोमिक, मतलब 2 ही एटम्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा रहेंगे, मतलब इनकी मोशन ज्यादा हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आर टोटल 7, है ना, टोटल 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर देयर, राइट। कैसे? तो उसमें से 3 ट्रांसलेशनल मोशन के रहते हैं, 2 रोटेशनल मोशन के रहते हैं, और 2 ये वाइब्रेशनल मोशन के रहते हैं। मतलब एक मोशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो जाएंगे टोटल 7, है ना। इधर आएंगे 3 और इधर है 5, ठीक है। तो इस हिसाब से देयरफॉर E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अलोंग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस E रोटेशनल प्लस E वाइब्रेशनल, इस हिसाब से 3 आएंगी। E ट्रांसलेशनल इज अलोंग x डायरेक्शन हाफ mv x स्क्वायर प्लस हाफ mv y स्क्वायर प्लस हाफ mv z स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम हाफ I y ओमेगा y स्क्वायर प्लस हाफ I z ओमेगा z स्क्वायर, राइट। एंड क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी में 2 एनर्जीज आएंगी, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें एक रहेगा काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। तो इट इज नथिंग बट हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ kr स्क्वायर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी का डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये पोटेंशियल एनर्जी। ऑसिलेशन में हमने देखा था हाफ के एक्स स्क्वायर आता था, वेयर यहाँ पे एक्स के जगह पे आर हम लिखते हैं, तो हाफ के आर स्क्वायर आएगा, where r is nothing but the distance between the two vibrating molecules, k is force constant, right, u is velocity, m is nothing but the mass। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से टोटल एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल कंट्रीब्यूट हाफ केवीटी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी इट बिकम्स 7 होने की वजह से दिस बिकम्स
7/2 kb into t. So this is total kinetic energy for the non-rigid diatomic molecules, right? Okay, so now we will go for the Mayer's relation, that is the next topic, right? अब Mayer's relation ये अंडर दो conditions हम कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे. द फर्स्ट इज नथिंग बट द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड द सेकंड इज नथिंग बट द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. तो सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को, राइट? सो फर्स्ट इज, इसमें हम ये बोलेंगे कि Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सिस्टम. राइट, डेल्टा U और डेल्टा E is change in internal energy right, and W is rather dW or delta W is change in work. इन दोनों को चेंज के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको भी चेंज के टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट और सप्लाइड टू द सिस्टम. इस हिसाब से हम दो प्रोसेस, दो कंडीशंस में हम इसको सेटिस्फाई करेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन इज नथिंग बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो क्या होगा? लॉजिक बहुत सिंपल सा है. इफ डी क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब ये पहली सिस्टम, पहले कंडीशन है इसलिए डी क्यू वन. अगर हमने किसी सिस्टम को, किसी सिलेंडर को हमने डी क्यू वन अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की, तो वो क्या क्या कर सकता है? इट विल स्टोर सम पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इनटू द सिस्टम एंड इट विल परफॉर्म सर्टेन वर्क. ये दो चीजें होगी, राइट? तो जिसमें से, जिस हिसाब से, मतलब दैट इज नथिंग बट यार अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक्स, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना? तो dQ1 अगर हमने सप्लाई किए, जिसके वजह से सिस्टम ने DE अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर की एंड द सिस्टम हैज परफॉर्म सर्टेन वर्क, चेंज इन वर्क, दैट इज DW या डेल्टा W. ओके, मैं यहाँ पे भी DD कर देता हूँ. दिस इज DW एंड दिस इज DQ. ठीक है, तो dQ1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर हमने सप्लाई की, तो DE अमाउंट ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी सिस्टम स्टोर करेगा एंड DW अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म करेगा. लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है ना? बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब V1 इज इक्वल टू V2, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम रहेंगे. और इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम अगर सेम है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा? डेल्टा V या dV इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इक्वल होने की वजह से वो जीरो हो जाएगा. और ये जीरो हो गया, मतलब dW क्या होता है? P इंटू dV, और dV के जीरो होने की वजह से dW क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज वर्क डन. तो dW भी जीरो हो जाएगा. ये dW अगर हमने इस इक्वेशन में पुट अप कर दिया तो हमें dQ1 का एक इक्वेशन मिलेगा एंड दिस dQ1 इज इक्वल टू, मतलब जितनी भी हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, इज कंप्लीटली stored in the form of internal energy, right? So change in internal energy and that is DE. और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसे डेफिनेटली सिस्टम को अगर हमने एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर में चेंज आएगा. टेम्परेचर में अगर चेंज आएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू CV times dt. I'll call this as equation number 1, where CV is nothing but the molar specific heat at constant volume, right? ये हो गई पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या है? द सेकंड कंडीशन इज एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? कांस्टेंट प्रेशर में भी ऐसे ही कुछ होगा. अगर हमने dQ, बस अभी कंडीशन
अलग हो गई, इसलिए dq2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर हमने सप्लाई कर दी सिस्टम को, तो dq1 में से सिस्टम de अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी स्टोर करेगा और dw अमाउंट ऑफ वर्क डन वो परफॉर्म करेगा। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होने की वजह से वर्क डन या चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी प्लस डी डब्ल्यू इज नथिंग बट, सिस्टम में हीट एनर्जी सप्लाई की है तो चेंज इन टेम्परेचर आएगा, राइट। और ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो इट इज Cp टाइम्स dt, वेयर Cp इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू दिस वी कैन कॉल इक्वेशन नंबर 2। यहां से d इज इक्वल टू क्या है, Cv dt, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यही हो जाएगा de के जगह पे Cv इंटू dt कर दिया प्लस dw इज इक्वल टू Cp इंटू dt, है ना। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे डी के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सीवी डी को इधर भेज देते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में डी डब्ल्यू बचेगा, एलएचएस को आरएचएस, आरएचएस को एलएचएस करते हैं, इट इज सीपी टाइम्स डी टी माइनस सीवी टाइम्स डी टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, राइट। ये यहाँ से डी टी कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा सीपी माइनस सीवी इंटू डी टी इज इक्वल टू, वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, है ना, P इंटू डी वी, राइट। एंड देयरफॉर सिंस P इंटू V क्या होता है, RT फॉर n मोल ऑफ n इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस के लिए ये आइडियल गैस इक्वेशन है, तो PV इज इक्वल टू RT। और अगर प्रेशर कांस्टेंट मतलब एज इट इज है और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है P इंटू डी, तो R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं आएगा, है। तो फिर चेंज अगर वॉल्यूम में चेंज अगर आ रहा है तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो दिस इक्वेशन बिकम्स PdV इज इक्वल टू RdT। यहाँ से ये PdV के जगह पे ये वैल्यू हम पुट अप करते हैं तो Cp माइनस CV इंटू डी टी इज इक्वल टू R इंटू डी टी। यहाँ पे ये dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कमेंट हमने लिख दिया है, ये dt इधर से कैंसिल, बचा क्या, Cp माइनस CV is equals to R. This is one of the Mayer's equation. You can call this as equation number 3. But the fact is, another fact is what कि Cp और Cv हम इसको कैलोरीज में मेजर करते हैं और वर्क ये जो R आया है, R कहाँ से आया, यहाँ से, ये कहाँ से आया, P into dV मतलब वर्क डन। तो वर्क डन is measured in joule and the Cp and Cv they are measured in calories। तो इनको इक्विवेलेंट करने के लिए, एक सिस्टम ऑफ यूनिट में लाने के लिए हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, सिंस Cp and Cv are measured in calorie whereas work in joule, therefore to make it equivalent or to make the equation 3 in same system इक्वेशन 3 कैसे लिखा जाएगा, Cp माइनस Cv is equals to R by J, where J is what, this is another equation of Mayer's relation where this J is mechanical equivalent of heat, ठीक है। also the Cp is nothing but equals to m0 times Sp and Cv is equals to m0 times Sv। m0 is molar mass, Sp and Sv these are principal specific heats, ये molar specific heats हो गई Cp और Cv, और Sp और Sv these are principal specific heat। इसके टर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वैल्यूज को हम इक्वेशन 4 में पुट अप करते हैं, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या आएगा, Cp के जगह पे m0 Sp
माइनस m0sv इज इक्वल्स टू r बाय जे, यहाँ से m0 कॉमन निकलेगा, राइट शिफ्ट करेंगे तो इट इज sp माइनस sv इज इक्वल्स टू, वो डिनोमिनेटर में जाएगा, m0 into j. So this is another Mayer's relation in terms of principal specific heat. So for numerical purpose we can use all three equations according to the given data, right? So this is what all about the Mayer's relation. This can be asked you for 3 marks in section C.